नमस्कार, द नवीन पुरोहित शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी। उमंग जी, आपका IND24 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नवीन जी। तो आपको अपने नाम को ही चरितार्थ करना है। कांग्रेस में जो है उमंग और उत्साह की कमी है। कांग्रेस में सत्ता का श्रृंगार सालों से नहीं हुआ है। बीच में थोड़े दिनों के लिए कांग्रेस लगी कि सत्ता के आसपास आई और वो 15 महीने में फिर निर्वासित हो गई। तो बहुत बड़ी चुनौती है आपके कांधों पर, कैसे पूरी करें? देखिए, मैं समझता हूँ कि जवाबदारी चाहे छोटी हो बड़ी हो, चुनौतियाँ लेके आती है। तो उन चुनौतियों को हम दोनों स्वीकार करते हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को तो मैं यही कहना चाहता हूँ, विधायकों को भी, कि हर विधायक नेता प्रतिपक्ष है और हर कांग्रेस का कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष है। निश्चित तौर से हौसला अफजाई की ज़रूरत है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि आप और अध्यक्ष जी दोनों लोग इस बात का आपको विश्वास है कि जो हाईकमान ने आपको एक जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन करेंगे। पहली जिम्मेदारी तो आपको जनता की आवाज़ बनने की है। चूँकि आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अभी तक ये हुआ है कि सदन में ज़्यादातर समय चर्चाएं ज़्यादा नहीं हुई हैं, प्रश्न ज़्यादा नहीं उठ पाए हैं। सदन बड़ा सीमित समय के लिए चला है। तो जो आपके कांग्रेस के जो विधायक हैं वो अपनी बात रख पाएँ, आप सरकार से सवाल पूछ पाओ, सरकार को जनहित के कामों के लिए आप बाध्य कर पाओ, उसके लिए क्या सोचा है आपने? मैं सोच सकता हूँ कि पुरानी बातें अपनी जगह हैं। एक नया दिन है, नया सवेरा है और आपको एक, चूँकि सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं वो भी चाहते हैं कि सदन चले, तो मैं भी तो इसी पक्ष में रहता हूँ, सदन चले और एक सार्थक बहस हो, चर्चा हो और इस प्रदेश के लिए दोनों दल मिलके काम करें, ऐसा सोचना है। अब भारतीय जनता पार्टी कितने कायम रहती है अपने संकल्प पत्र को लेके, वादों को लेके, जनता की मांगों को लेके। चूँकि सदन है और जनता चुन के भेजती है पक्ष विपक्ष के सब विधायकों को, वो अपेक्षा करती है कि उनके क्षेत्र की समस्या हो या जो तात्कालिक समस्या हो उसका निराकरण हो। आज प्रदेश के अंदर खाद की समस्या है, आज प्रदेश में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही उसकी समस्या है, बैकलॉग की भर्ती नहीं हो रही उसकी समस्या है, किसानों को 12 घंटे बिजली नहीं मिल रही वो समस्या है, लाडली बहना जिस नाम पे इन्होंने चुनाव लड़ा, लाडली बहना कहीं ना कहीं मामा के साथ जाती हुई दिखी। तो स्वाभाविक है, लड़ना चाहते और इन्हें याद दिलाएंगे जिस पे आपने 5 साल आपने सरकार बनाई, 5 साल के लिए इन वादों से, वो वादे जनता के पूरे हो। जी, एक राजनीतिक विरासत भी आप जो है उसका भी संवहन करते हैं। माननीय जमुना देवी जी का नाम मध्य प्रदेश के पटल पर बहुत ही तेज़ तर्रार और जनहित की आवाज़ उठाने वाले नेताओं में शुमार होता है और कहीं ना कहीं गंदवानी की जनता वही तारतम्य, वही तादाद में आपसे जुड़े हुए बहुत लंबे समय से। तो गंदवानी से निकली हुई लोकतंत्र की ये गंध, ये खुशबू पूरे मध्य प्रदेश को तिरोहित करेगी कि श्योपुर से लेकर शहडोल तक कांग्रेस दिखेगी एक सूत्र में। अभी तक तो जो आपने कहा बीती ताय बिसार दे आगे सुध लो, लेकिन बीती बातें याद आ जाती हैं। छत्रपों में बटी हुई कांग्रेस, खेमों में बटी हुई कांग्रेस, और पिछले दिनों में तो आपने एक खेमा टूटता हुआ भी देखा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी गए। तो अब ये जो युवाओं की कांग्रेस है, इसको क्या ये माने कि ये कांग्रेस का एक तरह से नया संस्करण होगा? स्वाभाविक रूप से देखिए, मैं संगठन का व्यक्ति हूँ और इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो मैं की बजाय हम में जीने में विश्वास रखता हूँ। मैं जब शब्द आता है कि जब आप खुद के लिए सोच रहे हो, तो हर पार्टी के हर कार्यकर्ता को मैं के बजाय पार्टी के लिए सोचेंगे तो हम रहेगा, तो हम रहेगा तो सब साथ रहेंगे। जी, जिस प्रकार से आला कमान ने आप पर भरोसा जताया, आला कमान ने ये बड़ा निर्णय लिया, तो हार जीत का फैसला हुआ, तो उसमें EVM पर भी आपने सवाल उठाए।
सवाल ईवीएम पर था तो संगठन में बदलाव हुआ, तो ईवीएम के साथ साथ संगठन में भी कहीं संशय था। देखिए, एक मेरा ऐसा सोचना है नवीन जी कि कोई भी घटना का एक कारण नहीं होता, कई कारण होते हैं। हम हमारे घोषणा पत्र या वादों को हम सही तरीके से नीचे तक नहीं पहुंचा पाए, ये भी एक कारण है। कुछ ना कुछ कोई संवाद की कमी रही, लेकिन प्रयास किए और भी इसके कारण। उसमें से एक मैं ईवीएम को इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी क्यों ईवीएम पे कराना चाहती। जब पूरे विश्व के अंदर ईवीएम बंद हो गई, अमेरिका बंद हो गई, कनाडा बंद हो गई, तो आप क्यों चाहते हो? क्यों आप जो मतदाता है उसका वोट उसको पता रहे, वो ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते? ठीक है, अगर पहले बैलेट था तो बैलेट के अंदर वो अपने हाथ से उस पर सील करता था, डालता था, तो उसको मालूम रहता है मैंने वोट कहाँ दिया। अब वीवीपैट है, क्या दिख रहा है, क्या उससे तो काउंटिंग हो नहीं रही, ईवीएम से हो रही, और क्या है इसे। लेकिन आपको एक स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का आप उठा ले विधानसभा का परिणाम, सामान्यतः पोस्टल बैलेट का जो रुझान होता है उसी की सरकार बनती है। तो हमारे मध्य प्रदेश में 196-190 सीटों पर रुझान कांग्रेस के पक्ष में था, पोस्टल बैलेट। तो ये ईवीएम का जनादेश है, जनता का जनादेश नहीं है, भाजपा का। तो कई कारण है, वो मैं समझता हूँ कि देश में आम जनता को इसमें आगे आना पड़ेगा, नहीं तो लोकतंत्र एक दिन विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। जी, आपने कहा कि जनता को आगे आना पड़ेगा, लेकिन जनता हमेशा किसी न किसी, इस देश की जनता मूर्ति पूजक जनता, इसको एक लीडर चाहिए, लीडर के पीछे खड़ी होती है। तो क्या वो नेतृत्व कांग्रेस दे पाएगी? क्या कांग्रेस ईवीएम की लड़ाई को सदन में, चुनाव आयोग के समक्ष और जनता के बीच में, क्या इसको लेकर मुहिम तेज करेगी? आपकी जानकारी कि 2019 में जब ये ईवीएम की बात थी, सभी पार्टियां गई थी सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के पाले में गेंद डाल दी कि उस इलेक्शन कमीशन तय करें। इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। तो कई चीज़ें हैं, कुछ निर्णयों के लिए, कुछ बदलाव के लिए क्रांति लाना पड़ती है, और ज़मीन पे सड़क से ही आती है। बिल्कुल ठीक कहा। हालांकि सड़क से आपने एक क्रांति का आह्वान तो किया है, आपने एक कैंपेन चलाया है कांग्रेस ने, डोनेट फॉर देश के लिए कुछ दान करें। तो आरोप लगाए जा रहे हैं कि देश के नाम पर कांग्रेस अपनी खजाना भरने के लिए देश का नाम, डोनेट फॉर देश, संविधान बचाओ। क्या कांग्रेस ही लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ और देश बचाओ? कांग्रेस अपने को बचाने के लिए इन सब बहानों का सहारा ले रही है। नवीन जी, देखिए, तो भाजपा का प्रोपेगेंडा है। अगर किसी को सहयोग राशि देना है, सहयोग करना है, तो क्या बुरी बात। हम इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भरा के चोरी से, पीछे से पैसे तो नहीं ले रहे। जिनने अपने मनमोहन सिंह ने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे बैन लगा दिया था कि राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की तरफ से उसमें डिक्लेरेशन देना पड़ेगा किसका पैसा है, कहाँ से आया। वो क्यों गोपनीय कर दिया गया? किसी के भी पैसे को आप कहीं भी इलेक्ट्रॉल बॉन्ड भर के आप दे दो राजनीति। तो ये तो भाजपा ने किया ना। तो भाजपा काले धन को सफ़ेद कैसे कर रही है, इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता। जिस प्रकार से अभी तक कांग्रेस में एक क्षत्रपवाद की राजनीति रही है, कुछ टिकट इनके हैं, कुछ टिकट उनके हैं, इसका फ़ायदा हमेशा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इस बार आप लोगों ने ये भी कहा कि भाई वरिष्ठों का मार्गदर्शन रहेगा, उनको कभी कोई दरकिनार करने वाली बात नहीं आई सामने। सामान्यतः जब कांग्रेस में बदलाव होता है तो उस बदलाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये तंज कसती है कि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है, और इसमें वो टारगेट कर रहे हैं कि देखिए कमलनाथ जी को बेदखल किया गया, दिग्विजय सिंह जी की राजनीति बंद की गई, और ये हमें देख के कॉपी किया गया है। जैसे हमने नए नेतृत्व को मौका दिया, आप लोगों को सिर्फ कॉपी करना आता है। वो लाडली बहना लाए तो आप महिला सम्मान योजना लाए, उन्होंने गैस सिलेंडर की बात करी तो आपने गैस सिलेंडर की बात करी। उन्होंने नए नेतृत्व को मौका दिया, मोहन यादव जी, भजन लाल शर्मा जी, तो उन्होंने देखा कि भाई अब नए नेतृत्व को मौका देना है, तो आप कॉपी करते हुए कदम पीछे चल। हम देखिए, नारी सम्मान कमलनाथ जी ने पहले घोषणा करी थी, उसके बाद लाडली बहना की इनकी योजना आई।
दूसरी बात सिलेंडर की बात है, तो ये तो मोदी जी ने 2019 में करा था कि उज्ज्वला योजना लाए थे, सबको सिलेंडर दिए थे, मुफ्त चूल्हे दिए थे। 5 साल में आप भूल गए, आप उन्हें दिए ही नहीं आपने 5 साल। सबकी गैस की टंकी छज्जे पे छत पे चढ़ा दी, किसी भी गांव में जाके महिला से पूछ लो। तो ये तो सिर्फ चुनाव में इनकी जुमलेबाजी रहती है, चुनाव होने के बाद ख़त्म। जी, तो अब जब आपने इतनी अच्छी योजना लाई, आपने कहा कि हम 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली देंगे, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे, महिला सम्मान योजना में 1500 रुपये देंगे, क्या कारण रहा कि आपकी बात को अनसुना कर दी? देखिए, मैं आपसे वही कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी घोषणाओं को, वादों को ज़मीन तक, आम व्यक्ति तक शायद नहीं पहुँचा पाए। एक ये भी एक कमी रही है। तो ऐसे कई बात है। नहीं, अभी ये जो स्वाभाविक बात थी, ये अस्वाभाविक बात घटित नहीं हुई, होना ही चाहिए था। कांग्रेस को वो आवाज़ उठानी चाहिए थी। तो क्या उमंग श्रृंगार जी के नेतृत्व में सदन से लेके और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में सदन से लेके सड़क तक, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम लोग सड़क तक भी जाने के लिए तैयार रहेंगे और जेल जाने के लिए भी तैयार रहेंगे। एक देखिए, आप चूँकि आदिवासी समाज से आते हैं, उसके बड़े नेताएं नेतृत्व करते हैं, लेकिन कांग्रेस में हमेशा इस लीडरशिप को महत्व भी मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज के वोट बैंक को अपनी तरफ फेवर करने के लिए तमाम बड़ी जगहों के नाम आदिवासी समाज के महापुरुषों के नाम पर रखे, जनजाति गौरव दिवस, इस प्रकार के बड़े आयोजन रखे। और वो ये कहते हैं कि कांग्रेस ने आदिवासी समाज को सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, और इस बार उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिला। अगर आप 18 और अभी के सीटों का आकलन करें तो पिछली बार से बहुत बेहतर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी थी। तो आदिवासी समाज को वापस से कांग्रेस से जोड़ने के लिए और ये समझाने के लिए कि कांग्रेस आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। और इस बीच में कई संगठन भी आदिवासी समाज के पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन उनका सच्चा हितैषी है। तो सबसे पहले तो आप जिस वर्ग से आते हैं, उस वर्ग की एक बड़ी उपस्थिति इस प्रदेश में, तो उसको कांग्रेस से जोड़ने के लिए और उसको उसका वाजिब हक और सम्मान दिलाने के लिए भी काम करेंगे आप? देखिए, आदिवासी समाज तो है ही, लेकिन मैं समझता हूँ कि हर समाज, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य हो, चाहे एससी हो, चाहे आदिवासी समाज हो, सबको लेके हम लोग कांग्रेस एक योजना बनाएगी। उस रणनीति के तहत सभी समाज को हम एक जाजम पे लाके भविष्य में कांग्रेस को लाने के लिए प्रयास करेंगे। जी, आप कांग्रेस का एक एजेंडा था जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना। तो आप अगर मध्य प्रदेश के रिजल्ट्स की बात करें तो देखिए, आप ठाकुरों के बड़े नेता जाने जाते हैं डॉक्टर गोविंद सिंह, बड़ा वोट बैंक है उस विधानसभा में ठाकुरों का, वो हारे। ब्राह्मणों के नेता हैं बड़े नरोत्तम मिश्रा जी, वहाँ बड़ा ब्राह्मणों का वोट बैंक है उस क्षेत्र में, वो हारे। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी नेता हैं, जहाँ आते हैं वहाँ आदिवासियों का बड़ा वोट बैंक है, वो हारे। आपके लाल सिंह आर्य जी अनुसूचित ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जिस जगह से लड़ रहे थे वहाँ पिछड़ा वर्ग का बहुत बड़ा, अनुसूचित जाति वर्ग का बहुत बड़ा वहाँ वोट बैंक है, वो हारे। तो जाति की राजनीति को बहुत सिरे से खारिज किया है। जैसा आपने कहा कि सर्व समाज की आपने बात करी कि ठीक है, आप जिस वर्ग से आते हैं, लेकिन आप हर समाज की बात करेंगे, तो ऐसा कनेक्ट, क्योंकि पिछले कुछ समय से जातियों की बात होने लगी है, जातिगत लीडरशिप की बात होने लगी है। ये बात करने का साहस कम लोग कर पाते हैं कि नहीं, हम सभी वर्ग की बात करेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, जाति का समर्थन मिल जाता है। तो सर्व वर्ग की बात करके आप कांग्रेस की बात को उन सब तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएंगे? स्वाभाविक है, पार्टी हमेशा एक धर्मनिरपेक्ष सोच रखती है और विचारधारा भी हमारी वो है। और हम समझते हैं कि अभी चूंकि सभी समाज के लोग और सभी अपना अपना प्रतिनिधित्व रखते हैं, हर समाज की अपनी एक सोच होती है, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी जो उसको एक मंच पे लाती है। हम कभी हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करते, हम कभी आदिवासियों के अंदर उपजातियों की बात नहीं करते, हम कभी दलितों में उनकी उपजातियों की बात नहीं करते, हम कभी ओबीसी में उपजातियों की बात नहीं करते। हमारा सोचना है कि सभी समाज है, चाहे दलित समाज हो, चाहे आदिवासी समाज हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे सामान्य,
वर्ण व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था के हिसाब से सब जातियां बनती गई, सब चीज़ें होती गई। लेकिन मैं इस बात को मानता हूँ कि एक इंसानियत कोई भी समाज का हो, उसमें हर इंसान में इंसानियत होती है। और जब हम समाज सेवा कर रहे हैं तो उसके अंदर कोई धर्म नहीं होता। चाहे तालाब बनाने में तो बोलता हूँ, गांव में एक बात हमेशा कहीं भी जाता हूँ कि हर बात पर राजनीति की जाती है विकास कार्यों को लेकर। मेरा सोचना है कि 5 साल में 15 दिन आपके राजनीति के होते हैं, साम दाम दंड भेद के जो भी होते हैं, तो चुनाव के समय होता है। लेकिन आप जब 5 साल काम करते हो, तालाब लाए, सड़क लाए, बिजली लाए, अस्पताल लाए, तो सेवा है। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कांग्रेस ने सड़क बनाई तो क्या बीजेपी वाले नहीं चलेंगे उस सड़क पे? ठीक है। और बीजेपी वालों ने अगर कोई पानी की लाइन डाली तो क्या कांग्रेस की पानी नहीं पिएंगे? तो मैं तो ये स्पष्ट कहता हूँ कि मेरी सोच भी, विचार भी है कि विकास के लिए पार्टी छोड़ के सिर्फ एक जाजम पर बैठकर अपने गांव के विकास की बात करना चाहिए। ऐसी मेरी सोच है और इसी सोच से मैं काम करता हूँ। जी, आपकी ये सोच दिखी सदन में, जिस प्रकार से सदन के अध्यक्ष का जब निर्वाचन हुआ तो आपने समर्थन दिया, और ये परंपरा पिछली बार टूटी थी, नहीं तो आपसी सहमति से होता था। तो ये एक लोकतांत्रिक सौजन्यता जो आपने दिखाई, तो आपने अपने लिए उपाध्यक्ष की भी मांग की, तो उस ये सौजन्यता दिखाने के पीछे का क्या मकसद था? क्योंकि एक कड़वाहट पैदा हो चुकी थी उसके पहले। देखिए, अब पूर्व में क्या हुआ उससे ठीक है, अब मैंने उन्हें भी कहा है कि अब उस बात को छोड़िए, लेकिन जो परंपरा इतने सालों से चली आ रही, अध्यक्ष आपका रहता है, डिप्टी स्पीकर विपक्ष का होता है, तो आप उस परंपरा को वापस से करें। 5 साल कैसे रखना है ये सत्ता पक्ष को तय करना है। मतलब कांग्रेस की मेंटलिटी बड़ी क्लियर है कि जैसे ही कुछ होता है तो वो तय कर लेते हैं कि 5 साल। जब आपकी सरकार आई थी तो 1.5 साल में ही, मतलब आपको 5 साल का अवसर मिला नहीं। जो हुआ कभी भूतो न भविष्यति वैसा होगा नहीं, इतने लोग चले गए। तो आप बड़ा क्लियर रखते हैं कि नहीं ठीक है 5 साल। आपको नहीं लगता कि जोड़ तोड़ करनी चाहिए राजनीति में वर्तमान समय में? देखिए, जो राजनीति में अपने पद के लिए भूखे होते हैं, जो उनको लालसा रहती है, तो वो लोग जोड़ तोड़ करते हैं। मैं पद की कभी चिंता नहीं करता हूँ, ना पद कभी मांगता हूँ। ठीक है, पार्टी का आदेश है जो करता हूँ। तो मेरी नज़रिए से, मेरे सोच से, जो अति महत्वाकांक्षी होते वो सोचते हैं। तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है, मैं महत्वाकांक्षा में विश्वास रखता हूँ, अति महत्वाकांक्षी नहीं हो सकता हूँ। मैं एक अनइथिकल नहीं हो सकता हूँ। मुझे मालूम है अति महत्वाकांक्षी होऊंगा तो अनइथिकल हो जाऊंगा। दिन भर सोचना पड़ेगा, रात भर सोचना पड़ेगा, जोड़ तोड़ सोचना पड़ेगा। तो मैं उस दायरे में ना मेरा दिमाग सोचता है, ना मैं उस दायरे में जाना चाहता हूँ। जो है उसमें संतुष्ट रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है आज आपका है, अगला पल आपका नहीं है। बस सही। आप राहुल गांधी जी के करीबी लोगों में शुमार हैं, राहुल गांधी जी आपको पसंद करते हैं। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के विषय में आपका जो ज्ञान है वो ज़्यादा होगा। राहुल गांधी जी के विषय में एक पूरे देश में एक छवि बना दी गई है कि वो बहुत ज़्यादा राजनीति नहीं समझते, बहुत ज़्यादा शार्प नहीं हैं, बुद्धिजीवी नहीं हैं। एक ऐसा माहौल तैयार किया गया पिछले कुछ सालों में। तो राहुल गांधी जी को लेकर आपकी सोच क्या है? देखिए, मैं मानता हूं कि जिस व्यक्ति ने 3500 किलोमीटर की इतनी बड़ी यात्रा करी, निसंदेह भाजपा में तो अभी तक कोई है नहीं, और ना वो सोचते हैं कि हम लोगों की बातें सुनने के लिए सड़क पे उतरे या गांव-गांव जाए। तो ये एक बड़ा एक निर्भीक कदम था जो इतने बड़ा कारवा के साथ वो चले। निश्चित तौर से उन्होंने कई चीज़ें समझी, नया अनुभव लिया उन्हें। उस अनुभव की सोच है कि नए युवाओं को कैसे मौका मिले, नीचे के पंक्ति के लोग हैं उन्हें आगे आने कैसे मौका मिले। और जो आपने जातिगत आंकड़े जनगणना की बात की है, तो जो जिस समाज का है उसको उत्तर प्रदेश में मिले तो उसमें क्या बुरा? कोई बुरा है। मेरा ऐसा सोचना है कि सबको सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें भाग्य किस्मत से होती है, लेकिन सब एक मंच पे आके बात करें, इसमें क्या परेशानी? हिंदुस्तान में हम हिंदू मुस्लिम की बात करते तो
किसी को देश से बाहर तो कर नहीं सकते हम। सबको साथ रखना है, सबको साथ रहना है। देश के विकास की बात होना चाहिए, ना कि सांप्रदायिकता तनाव की बात होना चाहिए। देश इतने सालों से विकसित क्यों नहीं हो पाया, विकासशील क्यों है? एक डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री में फ़र्क है। ठीक बात। तो मैं समझता हूँ कि देश में जब से नीतियाँ, जब से मोदी जी आए हैं, हमें ठीक है नए सपने दिखा रहे हैं, लेकिन कभी डीजल पेट्रोल के भाव कम नहीं हुए। कांग्रेस ने सब्सिडी दी, 70-80 रुपये मिलता था, तो इसमें गलती क्या? आम जनता को अगर कम भाव में अगर डीजल पेट्रोल उपलब्ध करा तो क्या बुरा? आप चाहते हो कि विदेश की बड़ी कंपनियों को, बड़े देशों को फायदा हो, तो क्यों चाहते हो? क्या इसका मतलब कि बाहर के लोग कंट्रोल कर रहे हैं देश को? जब आप 20 लाख करोड़ का रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर के आप पावर के लिए मनमोहन सिंह जी ने जब मना कर दिया कि नए रिएक्टर दे अमेरिका को, तो आपने पुराने रिएक्टर के लिए जब 2014 में प्रधानमंत्री बने फाइल साइन करी। आपने जापान को 5 लाख करोड़ की ट्रेन का ऑर्डर दिया, स्पीड ट्रेन का। आपने इजराइल को दिया। आपने सबमरीन के 20 लाख करोड़ के ऑर्डर दिए। आपने 25,000 करोड़ का गंगा सफाई का आपने करा। आप भी समझ सकते गंगा सफाई नहीं हुई। तो बाहर के देशों को आप इतना फायदा क्यों पहुंचाना चाहते हो? क्या सरकार बाहर से चल रही है? हम जानते हैं कि हमारा देश विश्व का सबसे बड़ा एक यहाँ पर कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है, उपभोक्ता जो है सबसे ज़्यादा। लेकिन विकसित कब होगा, आत्मनिर्भर कब होगा, इन्हीं की बात पे मैं आता हूँ। स्टार्टअप इतने सारे इन्होंने खोले पूरे युवाओं को, पूरे देश में। आज हजारों स्टार्टअप में पैसा लगा, लेकिन स्टार्टअप बंद होगा। 70% बंद हो गए पूरे देश में। तो क्यों बंद हो गए? तो कहीं ना कहीं आपकी नीतियाँ फैल रही। आप यहाँ स्टार्टअप की बात करते हो और पैसा आप बाहर भेजते हो, बाहर के लोगों को दे रहे हो। यहीं के लोगों को आपको करना था आत्मनिर्भर। कथनी कुछ और है, करनी और कुछ है, ये कह सकते हैं भाजपा की नीति। फूलों को मैंने खिलते और बिखरते दोनों देखा है, कैसे कह दूं कि भाजपा ये कमल खिला रह जाएगा। समय है, विचारधाराओं की बात है, परिवर्तन की बात है। जब देश की जनता को यह स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस ही है जो इस देश की अनेकता में एकता की संस्कृति और सभ्यता को विकास की धारा में परिवर्तित करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित कर सकती है, वही है जो जन जन की पार्टी हो सकती है। जिस दिन जनता को ये समझाने में कामयाब हो गए, हाथ मजबूत होगा और सरकार भी मजबूत होगी। तो सर, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई और ये उमंग और एक कहना चाहिए कि बुझी हुई निराश कांग्रेस का एक उचित श्रृंगार हो। कांग्रेस चमके दमके, विपक्ष के तौर पर ही सही, लेकिन उसकी उपस्थिति दिखे कहीं ना कहीं। धन्यवाद। ऐसी मैं कामना करता हूँ। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।